Namaste students, welcome to TS Page Digital Classroom. Today we are going to talk about P block element, in which we are going to talk about group number 16. So as you all are aware that in the P block, group number 16 consists of the elements oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, yum, and the livermorium being the new element discovered. In group number 16, general में electronic configuration, occurrence, trends, reactions, oxygen and sulfur, this we are going to discuss in detail. Kindly memorize this first. इसे आपको एकदम मेमोरी मैप की तरह याद कर लेना है. ऑलराइट, कि ऑक्सीजन में कौन से टॉपिक है एंड सल्फर के कौन से टॉपिक है. Now talking about the occurrence of the these elements. So these elements are as you know are also known as chalcogen. Chalcogen name is derived from the Greek word for the brass and the point to the association of sulfur and its congeners with the copper. Most copper minerals contain either oxygen and sulfur and frequently the other members of the group too. So what basically I would say is to remember chalcogen क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ore forming family है. Chalco मतलब ore, gen मतलब forming. So chalcogen मतलब ore forming family. ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द अर्थ. बराबर है. अगर मेटल के बारे में पूछा है तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट. अगर किसी एलिमेंट के बारे में पूछा है तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एंड द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन. सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम के बारे में. तो ऑक्सीजन it's a most abundant, as I said, 46.6% by mass is covered with the oxygen. 20.9% बाय वॉल्यूम. ये जो वर्ड है बाय वॉल्यूम, इसे आपको खास याद रखना है. बाय वॉल्यूम या बाय मोल्स कह सकते हो कि एयर में जो मोल रेशियो है उसके अंदर 21% अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन होता है. देर आर सर्टन ओर्स, फ्लोरेपेटाइट एंड ऑब्वियसली देर आर मेनी other ores where oxygen, almost all the ores will contain what? Oxygen. I guess there is some error, fluorapatite, and this is of the fluorine, not of the oxygen. Anyways, sulfur is around 0.03% to 0.1% in the earth crust. Gypsum, epsom, byrite, these are the sulfate ores. ये जो तीन आप देख रहे हैं ये सल्फेट ओर है. फॉर्मूला आपको याद रखना है. जिप्सम माने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, एप्सम माने कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, बायराइट इज बेरियम, barite is nothing but barium sulfate. And then you have a galena, PBS, zinc blend, ZNS, copper pyrite, CuFeS2, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड दीज आर नथिंग बट द सल्फाइड ओर्स. इसके अलावा सल्फर ऑल्सो अकर एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनोस. ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एग हो गया, प्रोटीन्स हो गए, गार्लिक है, अनियन है, मस्टर्ड है, हेयर्स है, अपने वुल है, इन सब के अंदर भी सल्फर पाया जाता है नेचुरली. ऑलराइट. सिलेनियम एंड टेलुरियम आर ऑल्सो फाउंड एज अ मेटल सेलेनाइड एंड टेलुराइड इन सल्फाइड ओर्स. मतलब सल्फाइड ओर के साथ में थोड़ा बहुत मेटल सेलेनाइड और टेलुराइड भी होता है. जबकि पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इसीलिए कंटिन्यूसली डिके होता है. यूरेनियम और थोरियम की जो ओर्स है उसमें यूरेनियम थोरियम का डिके होके पोलोनियम उसके अंदर कॉमनली पाया जाता है. ऑलराइट, तो ये हो गया अकरेंस. और अब बात करेंगे इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP4, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर क्या है 16. तो 16 मतलब लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से NS2NP4, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना. और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है तो सेकंड पीरियड में तो 2s2 2p4, सल्फर थर्ड पीरियड में तो 3s2 3p4, ये 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4 एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी एसेंशियल जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड्स. तो ट्रेंड्स सारे अगेन वही सेम ही है. कहानी ग्रुप की, कहानी ग्रुप की. सो एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. बराबर है. तो अब चेक इट आउट. 66, 104, 117, 137, 146 and so is the ionic size also increasing. So atomic size goes on increasing as well as the ionic size goes on increasing, and the increase is obviously due to the increase in the number of shells. Alright, एंड आयोनिक इंक्रीज भी होएगा. मतलब सारे अनायंस बनाते हैं तो अनायन की भी जो साइजेस है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जा रही है. बराबर है. हाउएवर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्शनली स्मॉलर होता है. बराबर, मतलब काफ़ी स्मॉल होता है. वो तो ऑब्वियस बात है. ये अगेन सारे ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो काफ़ी छोटे होते हैं. ऑलराइट, सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो क्वाइट small, that you have to remember. Now coming on to the what you call
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होएगा। तो यू कैन चेक आउट द वैल्यूज। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर दिया गया ट्रेंड में गड़बड़ है, ये गलती से मिस्टेक हुआ है, सो ये रॉन्ग है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर सल्फर, सिलेनियम एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो इसे आप ऊपर जो ट्रेंड लिखा है इसको इग्नोर मारो। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके बाद में सल्फर, सिलेनियम एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड हो गया। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अरे बाप रे सर, क्या बोला इतना सारा, रिलैक्स, इग्नोर। सिंपल है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, तो किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटते जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जा रहा है। तो इस ग्रुप में भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात जो आपको खास ध्यान में रखनी है वो है इसकी कंपैरिजन विद ग्रुप 15। ठीक है, तो कंपैरिजन विद ग्रुप 15 जब आप बात करते हो तो नाइट्रोजन की, तो ये वाली ट्रेंड तो आपको याद रहेगी ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटते जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो हम ये सोचते हैं कि एज यू गो अलोंग द पीरियड, इमेजिन अलोंग द पीरियड अगर आप जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, तो एटॉमिक साइज घटते जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाएगा। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के अगर आप करस्पॉन्डिंग मेंबर कंपेयर करो तो ग्रुप 15 वाले बड़े हैं और ग्रुप 16 वाले और छोटे हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग ग्रुप 16 मेंबर के मुकाबले ज़्यादा होती है। एंड द रीज़न बीइंग ग्रुप 15 का एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास में NS2 NP3 NP3 पी सबशेल की कैपेसिटी स्मार्ट बच्चे जानते हैं कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन की जगह पे अगर वहाँ पर मान लीजिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन की जगह पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, तो लास्ट शेल में 15 नंबर वाले में, तो पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसको MCQ में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। राइट, सो अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम डिट्टो ग्रुप नंबर 17 का जो ट्रेंड है उसका कॉपी है यहाँ पर। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा EGE, पहले तो ये दिमाग में बिठाओ, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा EGE, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। सो अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो डेफिनेटली उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी घटनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में कम होती जाएगी। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैंने ये सोचा, क्या सोचा, ये सोचा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बराबर है, इनफैक्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे इनफैक्ट लीस्ट है। बराबर है, यहाँ पर भी ये ट्रेंड अगड़म बगड़म दिया हुआ है। बराबर है, ऑक्सीजन और सल्फर में आप कंपेयर करोगे तो ये सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, बट अदरवाइज ऑक्सीजन की वैल्यू आप देखो, ये तो लीस्ट वैल्यू है, मतलब सबसे पीछे है। बराबर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम नेगेटिव है। ऑलराइट, सो सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड देन लास्ट के अंदर आपका आएगा ऑक्सीजन। ऑलराइट, सो ये ट्रेंड यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो ये ट्रेंड को अच्छे से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी और गजब होएगा वह सबसे कम है। ऑलराइट, अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो दैट इंडिकेट ऑक्सीजन इज़ अ गैसियस स्टेट और वो नॉन मेटालिक होता है। सिलेनियम और टेलुरियम जो है वो मेटालॉइड है। आप ये जो देख रहे हैं ये सिलेनियम मेटल है और ये टेलुरियम है, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन फिर भी अलग है। ये सिलेनियम, टेलुरियम दोनों मेटालॉइड है। ये जो येलो पाउडर देख रहे हैं, ग्रीनिश येलो पाउडर, ये आपका सल्फर है। ऑलराइट, और यहाँ पर एक मज़े की बात आपको फिजिकल स्टेट में ये भी समझनी ज़रूरी होती है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सिलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड एंड पोलोनियम इज़ अ मेटल। ठीक है, पोलोनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एंड शॉर्ट हाफ लाइफ रहता है, अराउंड 13.8 डेज़ की उसकी हाफ लाइफ है। ऑल दी एलिमेंट विल एग्जिबिट एलोट्रॉपी, मतलब ऑक्सीजन के भी एलोट्रॉप बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ओजोन आप जानते ही है, और सल्फर के भी कई सारे एलोट्रॉप बनते हैं, S8, S2, S3, S4। बराबर है, वो उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो उसके एलोट्रॉप्स बनते हैं
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, मतलब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे हो ना कि पोलोनियम है वो मेटल है और ऑक्सीजन गैस है, तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की अंदर अगर आप देखोगे तो ह्यूज जंप है, बराबर है। ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि ऑक्सीजन नेचुरली एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जबकि सल्फर नेचुरली एग्जिस्ट एज अ ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब एसिड वगैरह की तरह वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन को समझना है, एंड दैट इज़ नथिंग बट NH2 NP4, बराबर है। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट शेल के अंदर हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें सॉरी एक ज़्यादा बन गया, हाँ। सो 1 2 3 और ये 4, बराबर। ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण वो 2 बॉन्ड तो बना ही सकता है। अगर वो 2 बॉन्ड बना पाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या तो -2 +2 के आसपास हो सकती है। अब यहाँ पर अगर उसके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी किया जा सकता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के इधर आ जाएगा तो वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो अब वो 4 बॉन्ड बना पाएगा। और अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी इन्वॉल्व किया तब वो 6 बॉन्ड भी बना पाएगा। तो सेम जो हमने ग्रुप 17 में डिस्कस किया था वही, पर यहाँ पर हाईएस्ट +6 है। क्यों +6 है? क्योंकि फैमिली नंबर 6 है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही उतने हैं। ठीक है, तो ये मज़े की बात है। दूसरी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इसके लिए -2 की बनने की चांसेस डाउन द ग्रुप घटेंगे, और हाईएस्ट वाले के भी चांसेस हमेशा घटते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। होप यू रिमेंबर इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई रिपीट वंस अगेन, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है? हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर की पॉसिबिलिटी घटते जाती है। ठीक है, और +2 भी पॉसिबल है, +4 भी पॉसिबल है। डाउन द ग्रुप +2 +4 बनाने की टेंडेंसी बढ़ते जाती है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज -2, ऑलवेज। ओनली एक्सेप्शन इज द फ्लोरीन। अगर आप फ्लोरीन की बात करो तो उसके 2 कंपाउंड बनते हैं, O2 फट्टू, O फट्टू, ये 2 बनते हैं। ठीक है, O फट्टू के अंदर ऑक्सीजन इज इन द +2 बिकॉज फ्लोरीन तो -1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, एंड O2F2 के अंदर ऑक्सीजन इज इन द +1। सो ऑक्सीजन शोज +1 एंड +2 ओनली विद द फ्लोरीन, अदरवाइज इट इज ऑलवेज आइदर इन -2 और इन -1, बराबर है। ऑक्साइड रहेगा तो -2, पेरोक्साइड रहेगा तो -1, एंड सुपर ऑक्साइड रहेगा तो -1/2। ये मैंने आपको ऑक्सीजन के कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बता दिए, बराबर। तो कुल मिला के ऑक्सीजन -2 से +2 ये रेंज के बीच में ही रहता है, उसको पार नहीं कर सकता। और स्मार्ट बच्चे जानते हैं उसका रीज़न क्या है? यस, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल ना होने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना और उसको आगे पार्टिसिपेट कराना, ये सब वो कर ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, तो इसके लिए वो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है। ऑलराइट, क्लियर विद दिस? ऑलराइट, सो फिर से एक बार बता देता हूँ। इन केस ऑफ OF2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। ओके, +2 इतना कॉमन नहीं है, लेकिन +4 +6 काफ़ी कॉमन है। सल्फर, सिलेनियम एंड टेलुरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड +6 विद द फ्लोरीन। देखो, जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए आपको तो उतना कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाना पड़ेगा। तो +6 वाला जो स्टेट है वो फ्लोरीन के साथ आता है, और बाकी जो +4 वाला जो स्टेट है वो ऑक्सीजन के साथ में आता है। ठीक है, एंड टेंडेंसी टू फॉर्म +6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑलराइट, जबकि स्टेबिलिटी ऑफ +4 गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, और +4 और +6 में बनने वाले जो भी कंपाउंड रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे? आपके कोवेलेंट रहेंगे। ऑलराइट, हायर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कोवेलेंट रहना, ये तो कॉमन है, मैंने पहले भी जिक्र किया है। चलिए, सेम डिट्टो आई गेस ये स्लाइड आपने पहले देखा हुआ है, खाली मैंने नाम यहाँ पर बदल दिया है। फ्लोरीन की जगह ऑक्सीजन ले लिया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन कम रहती है, मतलब आसानी से ब्रेक हो जाता है, तो हाईली रिएक्टिव है। हालांकि इतना भी कम नहीं है, मतलब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ऑक्सीजन की इनफैक्ट बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ O2 वेयर OO डबल बॉन्ड्स आर देयर, एंड यू नो वेरी वेल दैट डबल बॉन्ड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। ओके, तो रादर आई वुड मेक द स्टेटमेंट अगेन दैट ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, बराबर है। इसके लिए ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, लेकिन उसको हमेशा स्टार्ट चाहिए रहता है,
ओके मतलब यू नीड टू स्टार्ट द रिएक्शन। जैसे आप मैचस्टिक को भी आप हवा में रख के नहीं जला सकते, आपको थोड़ा सा वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ता है, तो वो एनर्जी फिर ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड देन वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडाई के बारे में, वो सबसे छोटा है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली उसका लोअर होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ट्रेंड आप जान चुके हैं कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन सबसे कम है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर में वो सिर्फ -1 से +1 बनाता है। ये ओनली 1 ऑक्सो एसिड को गोली मारो, ये फ्लोरीन का ही मैंने कॉपी किया हुआ है। ओके, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द फ्लोरीन आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक एंड यहाँ पर HF है वह हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये केस था फ्लोरीन में। यहाँ पर हो जाएगा H2O, क्योंकि H2O भी अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एंड इट विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट यू कॉल मेल्टिंग पॉइंट। नाउ व्हाई आई एम एनोमलस, बिकॉज आई हैव अ स्मॉलर साइज। ऑक्सीजन सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, डी ऑर्बिटल नहीं होते, यही सिंपल कारण है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के अंदर मेनली यहाँ पर 3 कैटेगरी के रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं: रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो चलिए बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन के बारे में। सो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएगा, तो इट विल फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला H2E। H2E का मतलब क्या होता है, H2O, H2S, H2 से H2T, बराबर है, यही सारे उसके कंपाउंड बनने वाले हैं। और यहाँ पर जो ट्रेंड्स है ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। ऑलराइट, मेनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम, सो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को खास ध्यान में लेना है। पहला हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। तो एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होएगा, मतलब H2O के आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को यहाँ पर देखें, बराबर है, तो आप देख पाओगे कि H2T का डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे इजीली ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जबकि H2O तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ब्रेक हो रहा है, 10⁻⁻16, मतलब कितना कम हो गया। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वो बहुत ही कम है वाटर का। डाउन द ग्रुप ऑब्वियस सी बात है, जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उतना उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। तो आप बॉन्ड लेंथ को भी आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख लीजिए। सो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, इसके लिए तोड़ना आसान है। तोड़ना आसान है इसका मतलब वो हो गया ना कि वो आसानी से H+ दे पाएगा। ओके, सो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होएगा। ठीक है, और बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करें तो अभी भी जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि H2O के बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, +286 केल्विन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिया हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको आप उसमें मत देखना। हाँ, यहाँ पर है ना बॉन्ड डिसोसिएशन का एंथैल्पी 463, देन 347, 276, 238, मतलब इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। देख रहे हो ना कहाँ पर है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये देखो। तो ये तीनों ट्रेंड को आप एक साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, तीनों आपस में रिलेटेड है। बॉन्ड डिस्टेंस डाउन द ग्रुप बढ़ते जाएगा तो उसको तोड़ना आसान होते जाएगा और इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हो गया ना, तीनों आप एक साथ में पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं क्या बोलते हैं एंगल के बारे में। तो ये आपका एंगल वाला जो फंडा है ये भी आप जानते हो, जैसे जैसे सेंट्रल एटम बड़ा होता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटते जाता है। ठीक है, तो ये आपका NOCB के हिसाब से नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर आने वाला सवाल है, तो इसको भी आप खास ध्यान में रखें। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या गजब हुई गबा, गजब हुई गबा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा है। एंड ऑब्वियस बात है, दिस इज ड्यू टू नथिंग बट व्हाट, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Water can make extensive hydrogen bonding and because of which they have higher melting and boiling point. All the hydrides except water possess a good reducing property and this character increases from H2S to H2T। क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्ड को तोड़ना आसान होते जा रहा है। तो H2O को छोड़ के बाकी सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी है। होपफुली आपको ये ट्रेंड्स याद रह गए। ठीक है, ट्रेंड्स मतलब हाइड्राइड्स के ट्रेंड बहुत कॉमन है, ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, O3 बनेगा। ठीक है ना। सो नॉर्मली विद अदर एलिमेंट अगर आप बात करो तो उसके जो कॉमन ऑक्साइड है वो कौन से, EO2 एंड EO3 टाइप्स। मतलब जैसे कि सल्फर के साथ में वो क्या बनाता है, SO2 एंड SO3। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि इस तरह के ये कंपाउंड्स बनाएगा। और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस वाइल द सिलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉलिड स्टेट में आने की टेंडेंसी बढ़ते जाती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2
टू टेल्यूरियम ऑक्साइड। क्यों? बिकॉज यहाँ ये लोग रिड्यूसिंग क्यों है पहले तो वो सोचो। वाई SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, एंड एज यू नो डाउन द ग्रुप लोन पेयर देने की क्षमता घट जाती है। क्यों घट जाती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर के वजह से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट जाएगी एंड हेंस उसका रिड्यूसिंग पावर भी डाउन द ग्रुप घटते जाएगा। सो SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल इनफैक्ट TO2 की बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं, मतलब वो लोन पेयर देता ही नहीं है। इनफैक्ट सामने वाले को वो ऑक्सीजन दे सकता है और इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर है, ठीक है, बट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बिसाइड EO2 टाइप सल्फर एंड सेलेनियम एंड टेलुरियम ऑल्सो फॉर्म EO3, मतलब जैसे कि सल्फर का बनेगा SO3, सेलेनियम का बनेगा SeO3, टेलुरियम का बनेगा TeO3 एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन द नेचर। वाई? बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो ये फंडा तो आप पहले से जानते हैं। हेलोजन के बारे में बात करते हैं तो हेलोजन के अंदर तो बहुत तरीके के कंपाउंड बनते हैं। EX4, EX4, EX2 हैं। ये क्या है सर? अरे आपने सुना है ना SF4, SF6? अरे हाँ हाँ सर, NOCB का, बराबर बराबर, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है बराबर, ये याद है सर, ये सीसॉ है ना? हाँ वेरी गुड, याद आ गया, ये सीसॉ वाला स्ट्रक्चर। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है SF6, SF4, SF2, इस तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, बट हेलोजन के साथ में बनेंगे, ठीक है ना। तो और ऑक्सीजन खाली दो ही बनाता है, OF2 एंड O2F2, बाकी वो बना ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास में आगे एम्प्टी शेल ही नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ दीज हलाइड डिक्रीजेज इन दी ऑर्डर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से घटते जाएगा। मतलब फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर को स्टेबलाइज करा सकता है। फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कराता है, ठीक है ना। तो ये देखो रटने की ज़रूरत कोई नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि देखो सल्फर, अभी SF6 की बात करें तो SF6 में सल्फर का जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है +6 है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए रहता है, जो कौन है? फ्लोरीन है। ऑक्सीजन भी वो नहीं कर पाता है, फ्लोरीन मेनली कर सकता है। खैर ऑक्सीजन के साथ भी पॉसिबल है थोड़ा बहुत, बट अदरवाइज मेनली इट इज़ पॉसिबल विद द फ्लोरीन। ओके, alright, so this is what I wanted to say कि stability will decreases from fluoride to iodide, and iodide बड़े भी हो जाते तो easily break हो जाते हैं। okay, amongst the hexahalide, hexafluoride is the only stable halide as I said just now। क्योंकि अगर मान लीजिए फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सब आ जाएंगे ना, तो फ्लोरीन ब्रोमीन इतने बड़े हो जाते हैं कि सॉरी ब्रोमीन आयोडीन और वो सब इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपस में ही बाजू बाजू में ही धक्कम धक्की चालू कर देंगे। तो इसके लिए वो कंपाउंड ही स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। ओके, वो ज्योमेट्री स्टेबल नहीं रह पाएगी। सो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर द स्टेरिक रीजन। जो स्टेरिक रीजन मैंने अभी अभी आपको समझाया उसी को स्टेरिक रीजन कहते हैं। अगर इधर क्लोराइड और ब्रोमाइड ये सब आप ले लोगे तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, बल्कि होने के कारण वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और वो स्टेबल नहीं रह पाते। SF4 इज़ अ गैस, SeF6 इज़ अ लिक्विड एंड TF4 इज़ अ सॉलिड। एज आई सेड डाउन द ग्रुप धीरे धीरे वो गैस से सॉलिड की ओर जाता है। Those fluorides have sp3d these fluorides have sp3d hybridization and hence they have a trigonal bipyramidal structure and geometry if you see it's a seesaw। ऑलराइट, पहले आप जब सॉल्व करोगे तो आपका काउंट ऑफ 5 आएगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड तो आएगा ही ना, और फिर आप कहोगे क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, होपफुली यू नो दैट देयर इज अ लोन पेयर हियर। हाँ, एंड वो लोन पेयर की वजह से ये एंगल 90 की जगह थोड़ा सा कम भी होता है। स्मार्ट बच्चों को ये रीज़न भी याद होगा। ओके, चलिए, तो ये था रिएक्शन विद हेलोजन। उसमें आपने देखा SF4 एंड SF6 वाले टाइप के। अभी वो मोनोक्लोराइड और डाइक्लोराइड भी बनाते हैं, तो कैसे देखते हैं? ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सिलेनियम फॉर्म्स द डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड्स। दीज देखो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ना, इनफैक्ट प्रीवियस वाले में भी जो आए थे, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है, आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें कि वो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ओके, खास करके नीट में तो बहुत आते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है सेलेनियम इज एक्सेप्शन, तो आपको याद रखना है कि वो डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड नहीं बनाता। डायहाइड्स आर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दे हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड अ वेल नोन मोनोहलाइड्स आर डायमरिक इन नेचर। मतलब जैसे कि सल्फर मोनोक्लोराइड है तो वो HCl नहीं रहता है, वो क्या रहता है? H2Cl2 रहता है, बराबर। मतलब वो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। ऑलराइट, सो डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और डायमरिक फॉर्म भी अनस्टेबल होते हैं तो वो खुद भी ब्रेक होके
जैसे यहाँ पर देखो सिलेनियम का SeCl4 बन गया और Fe साइड में हो गया, तो एक डिसप्रपोर्शनेशन उसका यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, तो सल्फर डाइक्लोराइड हो या डाइब्रोमाइड हो, सिलेनियम डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड हो, ये धीरे धीरे ब्रेक होके वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चले जाते हैं। ऑलराइट, सो ये थे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू, आई विल सी यू अगेन फॉर द पार्ट 2।